हेलो दोस्तों, कहानी के नए भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। बनारस की गलियों में जहाँ हर कण कण में भगवान शिव बसते हैं। बनारस तो इसका शहर भी है। यहाँ की हवाओं की बात ही कुछ अलग है। एक अलग सी शांति, एक अलग सा सुकून जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिलता हो। इस सुकून से भरे शहर अस्सी घाट के किनारे एक लड़की पानी के साथ अटखेलियां कर रही है। शायद वो अपनी सारी उलझन और सारी परेशानियां इस घाट के पानी में बहा देना चाहती है। अभी कुछ सुकून के पल बिताए ही थे उसने कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रूम की डोरबेल बजने से रिया की नींद खुल गई। जागते ही उसने खुद को होटल के एक रूम में पाया। कहाँ वो शांति के कुछ पल बिता ही रही थी, और अभी ये क्या, वो एक सपना था जो अब टूट चुका था। सबसे पहले रिया की नज़र घड़ी की टिक टिक पर गई। घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बेसब्र इंसान बेल बजाए जा रहा है। रिया बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। कतई बेसब्र इंसान है, कोई ऐसे नॉन स्टॉप बेल बजाता है क्या? पैर पर चोट थी तो थोड़ा समय लग गया दरवाज़ा खोलने में। दरवाज़ा खोलने पर सामने एक शख्स हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए अपना चेहरा छिपाए खड़ा था। रिया कुछ बोलती उससे पहले ही उस शख्स ने अपने चेहरे से पर्दा उठा दिया। वो शख्स रिया की तरफ गुलदस्ता बढ़ाते हुए, गुड मॉर्निंग रिया। रिया गुलदस्ता लेते हुए, आप एक काम करते हैं, कुछ देर आप सोचिए कि दरवाजे पर खड़ा शख्स कौन है और कमेंट में बताइए। तब तक हम सुकून से भरे शहर बनारस की स्थिति शारदा निवास की ओर चलते हैं, जहां फिलहाल के लिए सुकून का नामो निशान गायब है। बनारस शारदा निवास। शारदा और किशनलाल नाश्ते की टेबल पर बैठे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उनके बीच फिलहाल के लिए एक गहरी शांति थी, लेकिन किशनलाल और दाई ये बातें बहुत अच्छे से जानते थे कि ये शांति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। वे दोनों बस एक ही चिंता में थे कि अब ना जाने कब शारदा कोई नया फरमान जारी कर दे और ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़े। और उनकी चिंता तब बढ़ गई जब उन्हें शारदा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान और सुकून दिखाई दे रहा था। अब किशनलाल जी से रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया। कल तक जो अपने मुंह से आग का गोला उगल रही थी, अचानक उसके फेस पर इतनी मुस्कान की वजह जान सकता हूँ? शारदा मुस्कुराते हुए, कल तक मेरे पास ऐसा करने की बहुत सी वजह थी, लेकिन अब जब वो वजह ही नहीं रही तो मैं अपना मूड बेकार में क्यों खराब करूं? शारदा की बात सुनकर किशनलाल संवालिया नजरों से उसे देखने लगे। नहीं समझे? अच्छा मैं बताती हूँ। आपकी लाडली रिया 2 दिन के अंदर मेरी नजरों के सामने होगी। शारदा की बात सुनकर किशनलाल दंग रह गई। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है, जो 2 दिनों में आपके सामने होगी। क्या वो अपनी मर्जी से आ रही है? शारदा टेबल से उठते हुए, ये सवाल आप अपनी लाडली से पूछ लीजिएगा। ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। इतना कहकर शारदा मल्होत्रा अपने रूम से चले जाती है। किशनलाल और दाई माँ दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और 2 दिन बाद आने वाले तूफान का अंदाजा लगा रहे हैं। किशनलाल परेशान होते हुए अपना फोन उठाते हैं। मुझे अभी उससे बात करनी है, दाई माँ किशनलाल को रोकते हुए। लेकिन हमें नहीं लगता कि बेबी जी इस वक्त किससे बात करना चाहती हैं। नहीं तो क्या अब तक वो हमें इस बारे में बताती नहीं कि वो 2 दिन में आने वाली हैं? दाई माँ की बात किशनलाल जी को सही लगती है। क्यों करती है शारदा ऐसा? बड़े साहब सच कहें तो पता नहीं क्यों, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये शांति तूफान के आने से पहले की है। क्या मैंने लाडो को मुंबई जाने की इजाज़त देकर कोई गलती कर दी है? आपने कोई गलती नहीं की बड़े साहब, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत ज़रूर होने वाला है। हमें तो चिंता बेबी जी की है। बस वो खुद को संभाल लें। मेरी लाडो इतनी कमज़ोर नहीं, वो बस दिखाती नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है। पिछली बार जब मैडम ने, कहते कहते दाई माँ चुप हो गई। उस रात वो बहुत रोई थी। बेबी जी हमारी गोद में सर रखकर आंसू में उनकी पूरी रात गुजर गई थी। उस दिन पहली बार एक बेटी की उम्मीद टूटी थी अपनी माँ से, और ना जाने क्यों हमें फिर कुछ ऐसा होने का आभास हो रहा है। दाई माँ की आंखें नम हो गई। जिस इंसान से एक बार उम्मीद टूट जाए उससे दोबारा उम्मीद नहीं की जाती। दाई माँ मुस्कुराते हुए, लेकिन यहाँ उम्मीद किसी ऐरे गहरे इंसान से नहीं, बल्कि एक बेटी की अपनी माँ से है, जो ना चाहते हुए भी अपने आप जुड़ जाती है। इतना कहकर दाई माँ अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ चली जाती है और किशनलाल उनकी कई बातों की सोच में डूब गए हैं। सीढ़ियों से उतर रही शारदा मल्होत्रा के कानों में दाई माँ के कहे गए शब्द गूंज रहे हैं। माँ बेटी के शब्द बार बार उनके कानों में हथौड़े की तरफ प्रहार कर रहे हैं। वो अपनी ही सोच में गुम वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। शायद दाई माँ के कहे शब्द उन्हें चुभ रहे थे। शारदा सोचती है, आखिर रिया मेरी ही तो बेटी है, फिर मैं क्यों उसे प्यार नहीं दे पाती जिसकी वो हकदार है? लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया और नफरत एक बार फिर उनके ऊपर हावी हो गई। उधर ओबरॉय मैंसन में कीर्ति सुबह से पूरे घर में जय को ढूंढ रही है, लेकिन जय उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कीर्ति उदास सी हॉल में आकर सोफे में बैठ जाती है। दादी माँ सोफे में बैठकर चाय पी रही हैं। कीर्ति को उदास
देखकर पूछती हैं, क्या हुआ? आज मेरी बोलती गुड़िया इतनी चुप चुप क्यों है दादी माँ? भाई को सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दादी माँ मुस्कुराते हुए, तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो उसका रोज का है, ऑफिस चला गया होगा। दादी माँ की बात सुनकर कीर्ति और उदास हो जाती है। तू फोन करके पूछ ले। कीर्ति गुस्से में, एक बार नहीं 1000 बार फोन किया है मैंने उन्हें, लेकिन पता नहीं कहाँ बिजी हैं। दादी चाय का कप नीचे रखते हुए, कोई जरूरी काम में फंसा होगा, फ्री होते ही तुझे कॉल कर लेगा, इतना परेशान क्यों हो रही है? चल नाश्ता कर ले। कीर्ति मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आइए आए तो मुझे बता दीजिएगा। दादी कीर्ति के सर में चपत लगाते हुए, पता नहीं तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? कीर्ति नाराज होकर, दादी माँ चल नाश्ता कर मेरे साथ, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। कीर्ति बेमन से नाश्ते के लिए बैठ जाती है। रागिनी और शिवम कब से अनुराग का ब्रेकफास्ट की टेबल पर वेट कर रहे हैं। 3 बार पीटर ने बुलावा भी भेजा लेकिन अब तक नीचे नहीं आए जनाब, और इस बार भी पीटर खाली हाथ ही आया है। उसे देखकर रागिनी जी कहने लगी, अनुराग कहाँ है? मैडम अनुराग बाबा किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर से ही चला आया। रागिनी चेयर से उठते हुए, मैं देख कर आती हूँ। इतना भी कहाँ बिजी है ये बात करने में कि शिवम उन्हें वापस कुर्सी में बिठा देते हैं। वो आ जाएगा। रागिनी तुम नाश्ता करो, अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, क्या तुम तब भी उसके आगे पीछे घूमती रहोगी? इसलिए अभी से आदत डाल लो। अनुराग सीढ़ियों से होकर नीचे हॉल में आता है। लो आ गई जनाब। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, इतना भी कहाँ बिजी हो तुम? अनुराग भी आकर उनके बगल में बैठ जाता है। अनुराग गिलास में जूस डालते हुए, सॉरी मॉम लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकता। अनुराग की बात सुनकर रागिनी नाराज हो जाती है। डैड आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट आऊँगा या ना भी आऊँ, आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? जय से मिलने। तब तो मेरा कुछ भी पूछना बेकार है। अनुराग चेयर से उठते हुए, अब मैं चलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट, पहले नाश्ता तो कर लो। आई हैव डन। फ्रूट बाउल से एक एप्पल निकालकर खाते खाते वो बाहर की तरफ चला जाता है और कार में बैठकर आशी को कॉल करता है। आशी आर यू रेडी? यस। अनुराग कार स्टार्ट करते हुए, ठीक है तो तुम घर के बाहर मेरा वेट करो क्योंकि मैं अभी घर के अंदर नहीं आ सकता। बट अनुराग प्लीज़ आशी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ओके फाइन, मैं पार्क में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अनुराग मुस्कुराते हुए, ओके। आशी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अनुराग अपनी कार की रफ्तार बढ़ा लेता है। आशी अपना हैंडबैग लेकर रूम से नीचे आती है। आज उसने ब्लू कलर की लॉन्ग स्कर्ट और ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना है, कानों में मैचिंग की ईयरिंग और हाथों में रेशम के धागे के वर्क वाले रंग बिरंगे बैंगल्स। जितनी खुशी से वो नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद उसकी खुशी हवा हो गई। मिस्टर मलिक द्वारा युवराज की क्लास लगाई जा रही थी। मिस्टर मलिक गुस्से में, रात के 2 बजे कोई घर आने का समय होता है। युवराज खामोशी से अपने डैड की बातों को सुन रहा था। जवाब देने के लायक उसके पास कुछ नहीं था, बस वो इस उम्मीद में था कि उसकी मॉम या आसी में से कोई उसे बचा लेगा। जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सुनिए आप शांत हो जाइए। मिस्टर मलिक गुस्से में, बस बहुत हुआ, अगर इतना ही शौक है घर से बाहर रहने का तो हमेशा के लिए ही बाहर निकल जाओ। आसी डैड आप पहले उसकी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनूं? उसके मुंह से तो एक शब्द नहीं फूट रहा है। आशी यूं भी तू कुछ बोलता क्यों नहीं कि कल तू मोनिका को उसके घर छोड़ने गया था? यूवी आशी को हैरानी से देखने लगता है। मिस्टर मलिक भड़कते हुए, मोनिका को घर छोड़ने जाने की क्या जरूरत थी? अनामिका जल्दी से वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आशी मुस्कुराते हुए, मॉम लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मोनिका की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। हाँ उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक जरूर कर ली थी। दी आप। मिस्टर मलिक गुस्से से, उधर नहीं, जवाब इधर देना है। देर रात गए तुम एक लड़की के साथ, वो भी नशे की हालत में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डैड आप गलत समझ रहे हो, मेरी फ्रेंड है, मैं उसे ऐसी हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। मिस्टर मलिक तो ऐसे फ्रेंड बनाती ही क्यों हो? देखिए आप बात को बढ़ा रहे हैं। उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? एक लड़की की मदद ही तो की है, और कोई पाप तो नहीं किया उसने। जाने भी दीजिए उसे, इतना थक गया है मेरा बच्चा। जा यूवी, तू जाकर कमरे में आराम कर। यूवी अपने रूम में चला जाता है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। आप शांत हो जाइए, मैं उससे बात करूंगी, आगे उससे वो ऐसा नहीं करेगा। डैड काम डाउन, आप अगर इतना गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मॉम मुझे भी अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आसी घबरा कर, नो डैड उसकी ज़रूरत नहीं है, आई मीन टू से वो मुझे पिक करने आ रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मलिक मुस्कुराते हुए, ओके बाय, ध्यान से जाना। ओके बाय डैड, बाय मॉम। मिस्टर मलिक अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और आशी ऑटो से पार्क की तरफ। कुछ देर में ऑटो पार्क के बाहर पहुंचती है। अनुराग पार्क के बाहर अपनी गाड़ी से टिक कर खड़ा बार बार अपनी वॉच देख रहा है।
आशी ऑटो वाले को पैसे देकर उसके पास भागती है। अनुराग आशी को आता देखकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आशी भी जल्दी से आगे वाली सीट में बैठ जाती है। अनुराग कार स्टार्ट करते हुए पूरे 10 मिनट लेट हुआ। आशी, सॉरी अनुराग, बट ये सब यूवी की वजह से हुआ। अब क्या कर दिया उसने? आशी उसे घर पर हुए ड्रामे के बारे में बताती है। आज तुमने उसे बचाने की जगह उसकी क्लास लगवा दी, ये कैसे हो गया? हाँ किया मैंने ऐसा, बहुत बिगड़ गया है। और कुछ ही देर में कार एक कैफ़े के सामने रुकती है। दोनों अंदर जाते हैं। होटल ब्लू एंजल। आप यहाँ कैसे? विकी जी, विकी कॉफ़ी पीते हुए। क्यों, मेरा यहाँ आना रूल्स के खिलाफ है? अगर हो भी तो आप रूल्स फॉलो करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं लगते। विकी अपना सर खुजाते हुए, क्या ये मेरी तारीफ थी या तारीफ ही समझ लीजिए। कॉफ़ी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। रिया के फ़ोन की बेल बजती है। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन दूसरी बार कॉल आने पर वो कॉल रिसीव कर लेती है। वो कुछ बोलती उससे पहले दूसरी तरफ से कोई बोल पड़ता है, सॉरी यार तुझे कॉल नहीं कर पाया, एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। रिया बिना किसी रिएक्शन के, तू गुस्सा है? देख मैं जानता हूँ कि तू मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं क्या करता। हमारी आज शाम की फ़्लाइट्स की टिकट अरेंज करवा सकते हो बनारस के लिए? शुभ हैरानी से, बनारस के लिए टिकट्स पर क्यों? कुछ हुआ है क्या? हम वहाँ आ ही रहे हैं तो आकर सब कुछ बातें होंगी। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत। हमारे घर में तो बिल्कुल भी मत जाना। किसी को बताना मत, तुम्हारे घर नहीं जाना। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ शुभ, हमने कहा ना। अच्छा ठीक है, मैं टिकट्स अरेंज करवाता हूँ, लेकिन आज शाम की नहीं हो पाएगी, कल सुबह की हो जाएगी। ठीक है? हाँ 2 टिकट्स करवानी है। 2 हो जाएगा। और कुछ? रिया गुस्से में, हाँ बहुत कुछ, जो हम तुम्हें वहाँ आकर बताएंगे। बाय। रियो भड़क क्यों रही है? सॉरी कहा ना मैंने। रिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। थैंक गॉड, ज़्यादा सवाल नहीं किए इसने, वरना और न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते मुझे। आपने बचा लिया महादेव। शुभ किसी को कॉल लगाता है। सुनो, मुंबई से बनारस के लिए कल सुबह की 2 एयर टिकट और मेरी भी बनारस के लिए आज दोपहर की टिकट बुक कर दो। दूसरी तरफ से, ओके सर। रिया शुभ से बात करके फ़ोन रखती है और विक्की उस पर सवालों की बौछार कर देता है। तुम बनारस जा रही हो? जी। रिया एक नॉर्मल सा आंसर देकर अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। लेकिन क्यों? रिया कॉफ़ी पीते हुए, कुछ ज़रूरी काम है। विकी और कुछ बोल पाता उससे पहले मानवी पीछे से आकर रिया के गले में झूल जाती है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो दीदी? रिया मानवी को अपनी गोद में बिठाकर, गुड मॉर्निंग। नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? रिया मानवी के बाल ठीक करते हुए, फिलहाल तो हम ऑफिस जा रहे हैं मानवी, और आपको छोड़कर तो हम कहीं नहीं जाने वाले सिवाय ऑफिस के। वहाँ तो हम आपको साथ नहीं ले जा सकते ना। ओके, मैं ब्रश करके आती हूँ। ठीक है। मानवी एक बार विकी को देखती है, फिर बाथरूम की तरफ भागती है। आपके कपड़े वहीं टेबल पर हैं। ओके दीदी। रिया मानवी के लिए हॉट चॉकलेट और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है। मानवी तुम्हारे साथ ही रहती है? और इसके पेरेंट्स? पता नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ओह। मानवी को देखकर लगता है कि वो तुम्हारे साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। रिया हंसते हुए, हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी मानवी के साथ बहुत सुकून मिलता है। ये तो तुम दोनों की बॉन्डिंग देखकर पता चलता है। विक्की चेयर से उठते हुए, अब मैं चलता हूँ, तुम्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। थैंक्स, बट हम कैब से चले जाएंगे, जैसे आपकी इच्छा मैडम। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। विकी रिया के पैर को देखते हुए, ध्यान से जाना, टेक केयर। रिया मुस्कुराते हुए, जी। विकी अपनी कार की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर ओबरॉय मैंशन में दादी माँ हॉल में सोफे में बैठकर अपनी माला फेर रही है और बीच बीच में कभी ऊपर कीर्ति के कमरे की तरफ देखती है तो कभी मेन डोर की तरफ। रामू काका शोभा जी का फ़ोन लेकर उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। शोभा जी उनसे इशारे में पूछती है, क्या हुआ माता जी? आपका फ़ोन कब से आपके रूम में बजे जा रहा था? शोभा जी अपनी माला एक तरफ रखते हुए, अच्छा किसका फ़ोन है? छोटे साहब का। ला दे मुझे। दादी रामू काका से फ़ोन लेती है और जय को कॉल करती है और लगभग डांटते हुए कहती है, कहाँ है तू? आज तो तू बिना बताए ही चले गया। कीर्ति कितना परेशान है, पता भी है तुझे? उसे ही तो कॉल लगा रहा हूँ दादी, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। दादी माँ, आप मेरी बात करा देंगी उससे? तेरी वजह से मेरी गुड़िया का सुबह सुबह ही मूड ख़राब हो गया। सुबह से ही अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जय कॉल डिस्कनेक्ट करके नमन को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर घर के लिए निकल जाता है। क्या बात है रामू, तुम अब तक यहाँ खड़े हो? रामू काका थोड़ा रुक कर माता जी, वो आज सुबह से बहुरानी का कमरा खोला हुआ था और अब भी खुला हुआ ही है। कोई बात नहीं, तुम ध्यान से दरवाज़ा बंद कर देना। जी माता जी। रामू काका अपना काम करने चले जाते हैं।
शोभा जी कुछ सोचते हुए फिर से अपनी माला में हाथ फिराने लगती हैं। रिया और मानवी दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा मानवी, वो देखो टेबल पर लैंडलाइन के पास एक पेपर में हमारा नंबर लिखा हुआ है। ये लो रिमोट ऑन करना और टीवी स्टार्ट हो जाएगा। टेबल की दूसरी साइड में फ्रूट्स और स्नैक्स हैं, अगर आपको भूख लगे तो आप खा लेना। हम चलते हैं, शाम को आएंगे, बाय। रिया जाने लगती है लेकिन फिर रुक कर, और हाँ मानवी। मानवी रिया की बात काटते हुए, यही ना कि मैं रूम से बाहर ना जाऊं, कोई शैतानी ना करूं, अपना ध्यान रखूं। रिया मुस्कुराते हुए, अब तुम जाओ, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, लेकिन जल्दी वापस आना। रिया रूम लॉक करके चली जाती है। मानवी टीवी देखने लगती है। रिया अपनी हैंड वॉच में टाइम देखती है। 9 बजने में बस 15 मिनट बाकी हैं। ओ गॉड, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो लॉर्ड गवर्नर को मौका मिल जाएगा हमारे सर पर चढ़कर तांडव करने का। शायद आज रिया की किस्मत अच्छी ही है, तभी तो उसे होटल के बाहर निकलते ही कैब मिल जाती है। जय की कार घर के बाहर आकर रुकती है। जय सीधा कीर्ति के रूम में जाता है। दादी माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है। कीर्ति रूम में कहीं नहीं है। वो वापस जाने के लिए मुड़ता है, फिर रुककर कमरे के बाहर की तरफ बने बालकनी की ओर बढ़ता है। कीर्ति रेलिंग की साइड से मुंह करके खड़ी है। वो भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। तू यहाँ है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। कीर्ति कोई जवाब नहीं देती। क्या बात है, आज तेरा मौन व्रत है क्या? ये बोलती गुड़िया साइलेंट मोड में कैसे है? कीर्ति गुस्से में जय को देखने लगती है। ऐसे क्या देख रही है? कुछ बोलेगी तभी तो पता चलेगा ना। कीर्ति नाराज होते हुए, मुझे नहीं बात करनी आपसे, यू आर लायर। जय कीर्ति के कंधे में हाथ रखकर, अच्छा और क्या झूठ बोला मैंने? कीर्ति गुस्से से, आप नहीं जानते। अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अब चल कर नाश्ता कर ले वरना देर हो जाएगी। किस लिए? क्यों, तुझे मेरे साथ माँ से मिलने नहीं जाना? आपको याद था? जय कीर्ति को बेड में बैठाते हुए, तुझसे किया हुआ प्रॉमिस कैसे भूल सकता हूँ मैं? कीर्ति नाराजगी से, पता है मैं सुबह से आपका वेट कर रही हूँ, पूरे घर में ढूंढा आपको, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। मुझे लगा कि आप भूल गए। अच्छा चल जल्दी नाश्ता कर और रेडी हो जा। मैं तो रेडी हूँ भाई, नाश्ता मैंने कब का कर लिया। दादी जो इतनी देर से कमरे से बाहर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी, अब रूम के अंदर आकर कीर्ति के कान खींचती है। आउच दादी माँ, छोड़ो मुझे, दुख रहा है तो तूने झूठ बोलना कब से सीख लिया? और वो भी इतनी सफाई से। झूठ? कैसा झूठ? पूछ इसने कब किया नाश्ता? जय कीर्ति की तरफ देखने लगता है। भाई मुझे भूख नहीं है, तू नाश्ता कर, तब तक मैं तेरा नीचे वेट कर रहा हूँ। दादी माँ, मुझे सच में भूख नहीं है। तूने मुझे बताया नहीं कि नमिता से मिलने जा रही है। कीर्ति कुछ देर चुप रहकर, दादी माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए। दादी माँ कीर्ति के सर में हाथ फेरते हुए, मेरी गुड़िया कब से मेरे लिए परेशानी का कारण बनने लगी? कीर्ति कोई जवाब नहीं देती। जितनी खुशी से तू जा रही है, वापस आने पर भी तेरे चेहरे पर यही मुस्कान देखना चाहती हूँ मैं। लव यू दादी माँ। चल जल्दी कर वरना तेरा भाई सुबह की तरह कहीं गायब ना हो जाए। कीर्ति जल्दी से अपना पर्स उठाकर नीचे की तरफ भागती है। जय और कीर्ति दोनों घर से निकल जाते हैं। रिया ओबरॉय इंडस्ट्रीज पहुंचती है। नैना उसे रिसेप्शन पर ही मिल जाती है। गुड मॉर्निंग रिया, आज तुम आधा घंटा लेट हो। गुड मॉर्निंग नैना। हाँ वो हम लेट हो गए। नैना मुस्कुराते हुए, हाँ लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज जय सर अभी ऑफिस नहीं आए हैं। नैना की बात सुनकर रिया मुस्कुराने लगती है और चैन की सांस लेती है। सच में आज तो हम बच ही गए। अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, इस फाइल में आज का सारा शेड्यूल है, तुम अच्छे से देख लो। ओके। रिया फाइल लेकर जाने लगती है। आज की सारी मीटिंग्स दोपहर 1 बजे के बाद हैं। रिया अपने कैबिन में आ जाती है और फाइल स्टडी करने लगती है। फिर घड़ी की तरफ देखती है, 10 बजने वाले हैं। जय सर अब तक नहीं आए, हमें तो बनारस जाने के बारे में उनसे बात करनी थी। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, लीव मिलेगी भी या नहीं। कहाँ फंसा दिया माता रानी आपने, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। अगर जय सर नहीं माने तो? यही सब सोचते हुए फिर से फाइल स्टडी करने लगती है। अनुराग और आसी कैफे से बाहर निकलते हैं और कार की तरफ बढ़ते हैं। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अनुराग कार स्टार्ट करते हुए, वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अनुराग की बात सुनकर आसी गुस्से में विंडो से बाहर देखने लगती है। आसी तुम सुन नहीं रही हो? आसी गुस्से में, क्यों, मैं तुम्हें बहरी दिखाई देती हूँ? अनुराग हैरानी से, इतना क्यों भड़क रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हारी तारीफ ही तो की है यार। आसी अपने हाथ जोड़कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू सो मच। कमाल है यार, तारीफ करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम। तुम लड़कियों का ना कुछ समझ में नहीं आता। आसी गुस्से में, अनुराग हम पिछले 1 घंटे से कैफे में साथ बैठे हैं,
तब तुम अपनी बोरिंग बातों से, अजीबोगरीब हरकतों से मुझे इरिटेट कर रहे थे, और अब जब मैं वापस जा रही हूँ तो तुम्हें अचानक से मैं सुंदर लगने लगी और तुम मेरी तारीफ भी कर रहे हो। अनुराग कार रोकर आशी की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अनुराग आशी की तरफ बढ़ते हुए, अच्छा मैं तुम्हें बोरिंग लगता हूँ? और कैसी हैं मेरी हरकतें, ज़रा बताना तो। तुम्हारी हरकतें? किस तरह का बिहेव कर रहे थे तुम कैफे में? वी आर कपल यार, और तुम ऐसे वेव कर रहे थे जैसे कि हम अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। अनुराग आशी का हाथ पकड़कर, अच्छा तो तुम ही बता दो कि कपल्स कैसे वेव करते हैं। आशी अनुराग को धक्का देकर, दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनुराग आशी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। आशी का सर अनुराग के कंधे पर और एक हाथ अनुराग के हाथ में है। अनुराग अपने दूसरे हाथ से आशी के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे की तरफ करता है। आई एम नॉट बोरिंग, ओके। आशी उससे दूर जाने लगती है, लेकिन अनुराग उसका हाथ मजबूती से पकड़कर वापस अपनी तरफ खींचता है। और मैडम, मेरी हरकतें आपने अभी देखी कहाँ हैं? अनुराग उसके गाल पर किस कर देता है। और कोई शिकायत है? आशी अनुराग को टाइटली हक कर लेती है। आई लव यू टू। अनुराग कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। आशी से दूर होते हुए कॉल रिसीव करता है। हाँ बोल भाई, मैंने तुझे एड्रेस सेंड कर दिया है, तू जल्दी से पहुंच। और कीर्ति और मैं तुझे वहीं मिलते हैं। एड्रेस करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो पता ही है। जय मुस्कुराते हुए, एक बार एड्रेस देख तो ले, उसके बाद पता चलेगा कि तुझे कितना पता है। अच्छा सुन, मैं फ़ोन रखता हूँ, जल्दी पहुँचना, ओके। अनुराग एड्रेस चेक करता है। ओह, तो इसलिए एड्रेस चेक करने के लिए बोल रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक मीटिंग है, उसी के लिए कॉल आया है। ओह, कार रोक दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नहीं यार, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है, उसका घर यहाँ पास में ही है, और वैसे भी तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, तुम जाओ। आई कैन मैनेज, पक्का? बाद में नाराज़ तो नहीं होगी ना कि मुझे सड़क में छोड़कर चला गया? ये कैसी हरकत है मेरी? आशी मुस्कुराते हुए, शट अप अनुराग। अनुराग कार रोक देता है। आशी कार से उतरकर दूसरी तरफ से आती है। अनुराग कार के शीशे नीचे करता है। आशी अंदर की तरफ झुककर अनुराग के गाल में किस करके वहां से निकल जाती है। बाय अनुराग। अनुराग मुस्कुराते हुए गाड़ी जय की हैंड की हुई लोकेशन की तरफ बढ़ा देता है। तकरीबन आधे घंटे बाद अनुराग उस एड्रेस पर पहुंचता है। जय और कीर्ति वहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। अनुराग कार से उतरकर चारों ओर देखता है। जय, यहाँ क्यों बुलाया तुमने? वही तो मैं पूछ रही हूँ कब से। तुम सब चलो मेरे साथ। जय अपने गार्ड्स को इशारा करता है, सब उसके पीछे चल देते हैं और एक गार्ड कार के पास ही रुक जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक फार्म हाउस नजर आता है। फार्म हाउस के चारों तरफ गार्ड्स तैनात हैं। रिया हैरानी से, हम कहाँ आ गए भाई? आप तो मुझे माँ से मिलवाने वाले थे ना। बताता हूँ। दोनों जय के पीछे पीछे फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। जय सीढ़ियों से होते हुए एक कमरे में जाता है। कीर्ति अनुराग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। भाई अब बताएगा कि हमें यहाँ क्यों लाया है? इतना कहते कहते कीर्ति रुक जाती है। उसकी नज़र सामने बेड पर लेटे इंसान पर जाती है जो चारों तरफ बड़े बड़े मशीनों से घिरा हुआ है। कीर्ति के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, माँ। वो कभी जय को देखती है तो कभी अपनी माँ को। वो उनके पास जाना चाहती है पर उसके कदम ही नहीं उठ रहे। कीर्ति निढाल सी जमीन पर गिरने को होती है कि अनुराग उसे संभाल कर बेड पर बिठा देता है। सवाल तो अनुराग के मन में भी बहुत है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी पूछना उसे सही नहीं लगता। वो तो सिर्फ जय के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा है और जय बस कीर्ति को देखे जा रहा है। कीर्ति अपने कांपते हाथों से अपनी माँ की हथेली अपने हाथ में थाम लेती है जिसमें इंजेक्शन की ड्रिप लगी हुई है। कीर्ति रोते हुए, माँ उठो ना, देखो तुमसे मिलने तुम्हारी बेटी आई है। इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम सो रही हो। प्लीज़ माँ, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। भाई, माँ को क्या हुआ है? आप इतने खामोश क्यों हैं? अनुराग कीर्ति के पास बैठकर उसके आंसू पोंछता है। अनुराग, खुद को संभाल गुड़िया, ऐसे रोते नहीं है। जय, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कीर्ति कुछ पूछ रही है तुझसे। और आंटी तो मेंटल असाइलम में थी ना, फिर यहाँ कैसे? और ये बेहोश क्यों है? जय कीर्ति की तरफ देखते हुए, वो कोमा में है। अनुराग हैरानी से, वाट, ये सब कब हुआ और तूने मुझे बताया ही नहीं? कीर्ति बस एक टक अपनी माँ को देखे जा रही है जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, जवाब दो। जय बताता है, माँ की कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही थी। मुझे वहाँ डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म किया तो मैं उनसे मिलने गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो माँ बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। मैं भी महीने में 1-2 बार जाकर उनसे मिल लिया करता था, लेकिन वो मुझे पहचानती नहीं थी। उनकी हालत में सुधार हो रहा था, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। एक दिन डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में कॉल करके बुलाया। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो मैं दंग रह गया। माँ के हाथ में एक चाकू था। वो बार बार कह रही थी कि उसने खून कर दिया और बीच बीच में अपने पेट पर हाथ रख कर कहती, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, ये मेरे बच्चे को मार देगा।
मैंने भी उनके पास जाने की कोशिश की तो मुझे चाकू दिखाकर दूर रहने को कहती। शायद वो मुझसे डर रही थी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैं जय हूँ तो वो कुछ पलों के लिए शांत होकर मुझे देखने लगी। मौका पाकर मैंने उनके हाथ से चाकू छीन लिया। जय, तुम जय कैसे हो सकते हो? मेरा जय तो अभी बहुत छोटा है। बताओ कौन हो तुम? मुझे मारने आए हो ना? और मेरे बच्चे को मारने आए हो? इसी बात की रट लगाते हुए माँ बेहोश हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बात बहुत बिगड़ चुकी थी। तब तक माँ कोमा में जा चुकी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अचानक ऐसा क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि उनकी कंडीशन स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। ये किस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे थे आप माँ को? डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओबरॉय, उनकी कंडीशन स्टेबल हो रही थी, या ये कहें कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन कल रात से ही अचानक उनकी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो खूनी है, वो मेरे बच्चे को मार देगा। वो कौन? वो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई, या किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस्टर ओबरॉय, लेकिन नमिता जी का केस मैं शुरू से हैंडल कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब वो मेंटल असाइलम आई थी तब 9 मंथ से प्रेग्नेंट थी। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही उनकी डिलीवरी हुई थी। जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा था जिसे देखने के बाद वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी थी, और शायद अब जब वो ठीक हो रही थी तो उन्हें सब कुछ फिर से याद आ गया और अचानक से दिमाग पर इस तरह का असर पड़ा कि वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई। ये शौक ही उन्हें कोमा में ले जाने का कारण है। इतना कहकर जय चुप हो गया। अनुराग, जो इतनी देर से जय की बातें ध्यान से सुन रहा था, अब उसके दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ने लगे। वो कुछ कहने को हुआ कि जय ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। अनुराग अब परेशान सा जय को देखने लगा, लेकिन उस वक्त उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। जय कीर्ति के पास जाकर बैठता है और उसके सर पर हाथ रखता है। कीर्ति जय को गले लगाकर रोने लगती है। भाई, माँ की ऐसी हालत हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। जय कीर्ति का हाथ सहलाते हुए, कैसे बताता मैं तुझे? तू उस वक्त लंदन में थी, मुझसे दूर। सब कुछ जाने के बाद तेरी ऐसी हालत होती तो कौन संभालता तुझे? जय उसे बहुत मुश्किल से शांत कराता है। अनुराग कीर्ति को पानी देता है। जय उसके हाथ से गिलास लेकर कीर्ति को पानी पिलाता है। कीर्ति अब पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही है और अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछती है, भाई, माँ किससे इतना डर रही है? जय प्यार से कीर्ति के गाल पर हाथ रखकर, इसका जवाब तो तब मिलेगा जब माँ को होश आएगा। कीर्ति को जय की बात सही लगती है, लेकिन अनुराग, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बस जय की से बात करना चाहता था। भाई, मैं थोड़ी देर यहाँ रहना चाहती हूँ माँ के साथ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। तभी एक नर्स आती है और नमिता जी की ड्रिप चेंज करती है। ठीक है कीर्ति, तू आंटी के पास ही बैठ, और जय तू मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जय उसके साथ स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और कीर्ति वहीं माँ के पास बैठी रहती है। ये सब क्या है जय? इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? क्या अब तू मुझसे भी बातें छुपाने लगा है? कभी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम हर हरकत पर नजर रखना। नमन, ओके सर। जय कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अनुराग उसे सवालिया नजरों से देख रहा है। जय आराम से बैठकर बात करते हैं। दोनों वहीं काउच पर बैठ जाते हैं। अनुराग, किसका फोन था और कौन है ये नया दुश्मन? जय एक गहरी सांस लेते हुए, नमन का। और पहली बात, ये जो दुश्मन है कोई नया नहीं, बहुत पुराना है, और मुझे इन सब की जड़ तक पहुंचना है। अनुराग, तो अब और कौन मारने की कोशिश कर रहा था आंटी को? किससे वो डर रही थी? इन सब बातों के लिए मेरा शक सिर्फ एक ही इंसान पर है। किस पर? राजेश मल्होत्रा। और क्यों? कुछ तो रीजन होगा। इस वक्त मेंटल असाइलम के बाहर उसके आदमी खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं माँ से मिलने मेंटल असाइलम पहुँचने वाला हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर नमन और अपने गार्ड्स को वहाँ रखा है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं माँ से मिलने वहीं आया हूँ, ताकि नमन वहाँ उन लोगों को उलझा कर रख सके और मैं कीर्ति को यहाँ माँ से मिला सकूँ। मतलब आंटी की करंट लोकेशन फ़िलहाल के लिए सीक्रेट है, राइट? माँ को यहाँ कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया है, लेकिन उसे कैसे पता कि तू? अनुराग बोलते बोलते चुप हो जाता है। वो लोग मुझ पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन राजेश मल्होत्रा ऐसा क्यों करेगा? आई हैव नो आइडिया, बट कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है और छुपाया भी जा रहा है। अनुराग हैरानी से, छिपाया जा रहा है? क्या छिपाया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले राजेश मल्होत्रा ने मुझे मेरे सामने आकर बर्बाद करने की धमकी दी थी। अनुराग हंसते हुए, वेरी फनी जोक। पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब उसके इरादे मुझे खतरनाक लग रहे हैं। तेरे पीछे जासूस लगाने से वो खतरनाक हो गया। मुझे उसकी इन वाहियात हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कुछ और भी पता चला है जिसके कारण मैं इस तरह सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। अनुराग हाथ जोड़कर, भाई सारी बातें एक बार में बता दे।
ये एक एक करके चिट्ठी ना खोल, मेरा दिमाग रायता बन रहा है। अनुराग, मामा जी ने हमेशा ही मुझे राजेश मल्होत्रा से दूर रखा है और ये बात मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ जब से मैंने इस इंडस्ट्रीज़ में अपना ये मुकाम हासिल किया है। और इस इंडस्ट्रीज़ में जब भी हमारे रास्ते आपस में मिलते हैं, मामा जी ने मेरा रास्ता हमेशा बदल दिया, लेकिन अब मैं अपना रास्ता खुद चुन सकता हूँ। और इस बार मेरे रास्ते में राजेश मल्होत्रा खुद सामने आकर खड़ा हुआ है। अब या तो उसे झुकना होगा या रास्ते से हटना होगा। अनुराग सोचते हुए, क्यों इंदर अंकल ने ऐसा क्यों किया? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सारी उलझन अपने आप ही सुलझ जाए। तू अंकल से बात क्यों नहीं करता इस बारे में? वो कुछ नहीं बोलेंगे अनुराग, वो कुछ छुपा रहे हैं और इस बात की मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ये बात तो इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकता है? जय अनुराग को सेमिनार वाली रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसमें राजेश मल्होत्रा ने किस तरह रिया का मजाक उड़ाया और पार्टी के एंड में मिस्टर मल्होत्रा, मलिक साहब और कुलजीत जोशी के बीच में हो रही बहस का भी वीडियो है। यार, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रही है। ये 20 साल का क्या चक्कर है, यही तो पता करना है। और माँ की ऐसी कंडीशन भी 20 साल से हुई पड़ी है। भाई, इन तीनों बातों का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। राजेश मल्होत्रा ने कुछ कांड किया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि माँ की हालत का जिम्मेदार भी वही इंसान है। कहीं हम गलत कड़ियाँ तो आपस में नहीं जोड़ रहे ना? नहीं अनुराग, ये सारा खेल 20 साल पहले शुरू हुआ है और अगर माँ ठीक हो गई ना तो सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। अनुराग, और तू कुलजीत अंकल से बात क्यों नहीं करता? कोई फायदा नहीं, मामा जी और फूफा जी दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलने वाला। कोई तो होगा जिससे हमें कुछ पता चल सके। अनुराग एक बार फिर से वीडियो प्ले करता है। वीडियो देखने के बाद अनुराग और उलझ जाता है। ये किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं? जय गुस्से से, अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे साथ यहाँ बैठकर वीडियो नहीं देख रहा होता और अपना दिमाग नहीं खपा रहा होता। चिल यार, ऐसे गरम दिमाग और गुस्से से काम नहीं बनेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। जय अपना सर पीछे कर आंखें बंद कर लेता है। अनुराग कुछ सोचते हुए, देख भाई, इतना तो तय है कि इंदर अंकल और कुलजीत अंकल, इन दोनों में से को सब कुछ पता है। तू तो जानता है इंदर अंकल, कुलजीत अंकल और मेरे बड़े पापा, ये तीनों एक समय में हमारी तरह बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। तो क्या पता मेरे बड़े पापा को भी इस बारे में कुछ पता हो जाए। आंखें खोल कर अनुराग की तरफ देखने लगता है। तू उनसे बात करेगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। तू तो जानता ही है वो सबसे कटे कटे से रहते हैं और उस पर मैं उनसे इस तरह के सवाल पूछने जाऊंगा तो मेरा जिंदा लौट कर आना इम्पॉसिबल है। जय अनुराग को घूरने लगता है। मैं मॉम डैड से बात करके देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ओके, ये भी करके देख। वैसे मैं कल रात की सीसीटीवी फुटेज लेकर आया हूँ। अनुराग उसे एक पेन ड्राइव देता है। ये ले, इसमें है। जय पेन ड्राइव लेते हुए, तूने देखी? हाँ, मैंने चेक किया था, पूरे पार्टी की फुटेज है, बट ध्यान से नहीं देखा। जय घड़ी में टाइम देखता हुआ उठता है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है और ये फुटेज इसे मैं ऑफिस में जाकर देख लूँगा। ओके, मेरे पास इसकी एक कॉपी है, मैं भी बाद में देख लूँगा। अगर तुझे कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। दोनों वापस उसी कमरे में आते हैं जहाँ कीर्ति और नमिता जी हैं। कीर्ति नमिता जी से लिपट कर उनके बगल में बेड में सोई है। दोनों ही देख कर मुस्कुरा देते हैं। जिसकी वजह से भी माँ की हालत हुई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके कारण मेरी बहन का बचपन उसकी माँ के प्यार के बिना गुजरा है। माँ के होते हुए भी उसे वो प्यार कभी नहीं मिल पाया। एक माँ अपनी बेटी को देती है, ये भी तो देख, उसे 2 भाइयों का प्यार भी तो मिला है जो माँ के प्यार जितना ना सही उससे कम भी नहीं है। जय मुस्कुराते हुए, हाँ, उसे एक नहीं बल्कि 2 भाइयों का प्यार मिला है। ओबरो इंडस्ट्रीज में रिया बार बार घड़ी की तरफ देख रही है। 1 बजने वाले हैं लेकिन जय अब तक नहीं आया। वो कुछ सोचते हुए जय को कॉल लगाती है। ऑफिस के इंटरकॉम से 1 से 2 बार रिंग जाने पर जय कॉल रिसीव कर लेता है। जय, सर, हेलो। रिया कुछ देर चुप रहने के बाद, सर वो 1:30 बजने वाले हैं, आपकी एक मीटिंग है। यस आई नो। रिया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, ओके सर। रिया गुस्से में फ़ोन को पटक देती है। ऐसे तो सिर पर बेताब की तरह मंडराते रहते हैं, लेकिन अब जब वाकई में इम्पोर्टेंट काम है तो पता नहीं कौन से प्लेनेट में जाकर बैठे हैं। रिया खुद से बड़बड़ाते जा रही है कि इंटरकॉम पर कॉल आती है। हेलो, आज दोपहर की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। रिया चौंक कर, वाट? सर ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है? मेरा दिमाग कितना ठीक है और कितना नहीं, और ये मैं तुम्हें वहाँ आकर बताऊंगा। फिलहाल जितना कहा है उतना करो। रिया खुद से, ये क्या कर दिया हमने? ऐसे तो हमें लीव मिलने से रही। जय रिया से, तुम सुन रही हो? यस सर। सर आप ऑफिस कब तक आएंगे? क्यों, मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा है क्या काम में? रिया बिल्कुल शांत स्वभाव से, सर हमें आपसे ज़रूरी बात करनी थी, इट्स अर्जेंट, बस इसलिए मुझे 1 घंटा लगेगा, तब तक वेट करो। ओके सर। आगे की कहानी देखने के लिए कहानी का 10वां भाग ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।